कृषि दर्शन देखने वाले अपने सभी दर्शकों को विश्वास मोहन का नमस्कार। कई बार हम लोगों की ज़िंदगी में, हमारे काम धंधे में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। हमारी इच्छा के एकदम विपरीत हमारा दिल टूट जाता है, हम मायूस हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में हमें मायूस होने की बजाय ये सोचना चाहिए कि हमसे कहाँ क्या गलती हो गई, और उसी पल से समझदारी के साथ अपनी गलतियों से सबक सीखकर पूरी मेहनत, समझदारी, लगन और परिश्रम के साथ उसी काम में लग जाना चाहिए। और फिर आप देखेंगे किस तरह सफलता आपके कदम चूमती है। तो आइए अब हम भी अपने कदम आगे बढ़ाएं और सबसे पहले देखें खबरें खेती की। खली निर्यात में बढ़ोतरी, विदेशी मुद्रा का किसान हितकारी प्रयोग, खेती और पशुपालन का संतुलित अनुपात तय, किसानों को नियमित आय, CWC की 52वीं साधारण वार्षिक सभा का आयोजन और राजधानी में मछली उत्पादन में पहली बार कीर्तिमान, जल कृषि को विस्तार। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा भटनागर। अब खबरें विस्तार से। पशुधन के बेहतर स्वास्थ्य के लिए आहार में खली का प्रयोग महत्वपूर्ण है। रोचक बात है कि भारतीय खली की मांग विदेशों में भी बढ़ रही है। देश में खली मांग पूर्ति के बाद यहां से निर्यात करना सीधे तौर पर विदेशी मुद्रा प्राप्त करना है। प्रस्तुत है निर्यात से जुड़ी ये रिपोर्ट। पशुधन के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जरूरी है संतुलित आहार। इसी का परिधम अधिक और बेहतर गुणवत्ता वाला दूध तथा उत्पाद है। इस दिशा में खली का विशेष योगदान है। घरेलू खपत के बाद खली का पड़ोसी देशों को निर्यात किया जाता है। इस दिशा में विशेष उपलब्धि हासिल करते हुए अब तक इस माह तक 1,33,403 टन खली का निर्यात किया जा चुका है, जो पूर्व निर्यात से 6.7% अधिक है। इस तरह से जो विदेशी मुद्रा अर्जित होगी उसका उपयोग किसान हितकारी कार्यों में किया जाएगा। केंद्र सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठा रही है। जो किसान खेती करते हैं वह साथ साथ पशुपालन, वृक्षारोपण और मछली पालन आदि भी कर सकते हैं। इस दिशा में एक अनुपात निर्धारित हुआ है जो आय को बढ़ाएगा। आज मात्र एकल कृषि करना समझदारी नहीं है, बल्कि इसके पीछे उपलब्ध भूमि पर 1 अनुपात में फसल के अलावा अन्य कृषि संबंधित कार्य करने होंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह के अनुसार किसानों को बेहतर आय के लिए अपनी भूमि के 33% भाग में अनाज, 33% भाग में पशुपालन और 33% भाग में ही बागवानी करनी चाहिए, जबकि शेष 1% में वृक्षारोपण करने की सलाह है। इससे जहां एक और आय बढ़ेगी, वहीं पर्यावरण संतुलित भी बना रहेगा। नई दिल्ली स्थित केंद्रीय भंडारण निगम ने 20 सितंबर 2014 को अपनी 52वीं साधारण वार्षिक सभा का आयोजन किया। केंद्रीय भंडारण निगम की साधारण सभा के आयोजन में देश भर से अंशधारकों ने भाग लिया। इसका उद्घाटन केंद्रीय भंडारण निगम के अध्यक्ष श्री अनंत बोस ने किया। निगम के प्रबंध निदेशक के अलावा सभा में कई और गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। सभा में आए अंशधारकों ने निगम को और आगे ले जाने के लिए कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया तथा अपनी राय भी रखी। प्रबंध निदेशक श्री पटनायक जी ने निगम की उपलब्धियों के बारे में बताया। पिछले 3 साल में लगभग 120 लाख टन की भंडारण क्षमता प्राइवेट सेक्टर का माध्यम से बनी है और सरकार ये प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में भी कुछ छूट दिए है। कृषि मंत्रालय का जो योजना है ग्रामीण भंडारण योजना, उसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट किए हुए हैं। नाबार्ड का RIDF का अंदर जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, उसमें उसका साथ साथ 5,000 करोड़ की वायर हाउसिंग फंड भी बनी हुई है, जो पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर ले रहे हैं। और आज का दिन में वो स्थिति नहीं है जो 5 साल या 3 साल पहले था। पंजाब और हरियाणा में
गेहूँ कैप स्टोरेज की माध्यम से रखा जाता है। आज वो कैप स्टोरेज की मात्रा काफ़ी कम हो गई क्योंकि कवर्ड कैपेसिटी की काफ़ी वृद्धि हुई है और मेरा विश्वास है आने वाले दिन में कोई खाद्यान्न या कोई कृषि उपज खुला में रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। दिल्ली देहात में मछली उत्पादन की बढ़ती लोकप्रियता ने युवाओं को आय का नया स्रोत दिया है। इसी कारण अब बड़े क्षेत्र में मछली पालन हो रहा है। हाल ही में राजधानी में मछली उत्पादन में एक नया कीर्तिमान सामने आया है। प्रस्तुत है ये गौरवमयी रिपोर्ट। बोल मेरी मछली कितना पैसा। मछली पालन के इस तथ्य को दिल्ली देहात के किसानों ने सत्य कर दिखाया है। दिल्ली सरकार के मत्स्य विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार केवल विभाग के 2 एकड़ जल क्षेत्र से 18.25 लाख मीट्रिक टन मछली बीज और 680 मीट्रिक टन मछली उत्पादन किया गया है, जो एक कीर्तिमान है। विभाग द्वारा दिल्ली देहात के किसानों को जल कृषि से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि आय का अतिरिक्त साधन विकसित हो सके। मौसम में लगातार बदलाव आ रहा है, तो आइए जाना जाए कि देश के विभिन्न भागों में मौसम की क्या स्थिति है और उसके अनुरूप क्या कुछ कृषि कार्य किए जाएं। उत्तर पूर्वी राज्यों में भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ अनेक स्थानों पर वर्षा गतिविधि जारी रहने की संभावना है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और उत्तर तमिलनाडु में अनेक स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती है। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी भागों और संलग्न मध्य भारत को छोड़ जहां मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। देश के शेष भागों में 1 या 2 स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। और अब एक नजर मंडी समीक्षा पर। हरियाणा और आसपास के कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धान की आवक बढ़ गई है। इससे जहां एक और नई उपज में गिरावट दर्ज की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर पुराने धान में भी मंदी हुई है। त्योहारी मांग के कारण तेल का रुका स्टॉक बाहर आया है, जो तेजी का रुख अपनाए हुए है। वहीं दूसरी ओर दलहन की मांग कम हुई है, जिससे मंदी छाई हुई है। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। कहते हैं लंका युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी और मेघनाद का युद्ध हो रहा था तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और वैद्य के कहने पर हनुमान जी संजीवनी लाए, जिसके प्रयोग से लक्ष्मण जी पुनः जीवित हो गए, उनकी मूर्छा टूट गई और वो युद्ध के लिए तैयार हो गए। आज दिमाग में ये आता है कि वो संजीवनी क्या थी। क्या आज के युग में भी ऐसी दवाएं उपलब्ध हैं? क्या ऐसी दवाएं कारगर हैं? जी हाँ, यकीनन। आयुर्वेद पद्धति में ऐसी अनेक दवाएं हैं जिसके प्रयोग से बड़ी बीमारी को ठीक किया जा सकता है और इसीलिए हमारे देश में बड़े से बड़े पैमाने पर औषध खेती की जाती है और जो उत्पाद होता है उससे आयुर्वेद की ऐसी असंख्य दवाएं बनाई जाती हैं जो कि बड़ी से बड़ी बीमारी को
ठीक करने में सक्षम है। इन दवाओं का प्रयोग न केवल हमारे देश में होता है बल्कि विदेशों में भी इसका निर्यात किया जाता है। तो खेती और आयुर्वेद दवाएं, इन दोनों का बहुत ही पुराना संबंध है। आइए इसके बारे में जानते हैं कुछ और। किसान भाइयों, आप गेहूं, धान और बाकी फसलें तो लगा ही रहे हैं, लेकिन आज के समय बहुत ज़रूरी ये है कि आमदनी में भी इजाफा हो। ऐसा नहीं है कि ये फसलें आमदनी नहीं देती, लेकिन आप आमदनी में 10 गुना 15 गुना तक ज़्यादा जो है इजाफा कर सकते हैं अगर आप औषधीय पौधों को अपनाएं। ये औषधीय पौधे क्या हैं, कौन कौन से लगाए जा सकते हैं, इनके बारे में आज बात करेंगे। और हमसे बात कर रहे हैं डॉक्टर हेमंत मोदी जी, जो आयुर्वेदाचार्य हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, पहला सवाल तो यही रहेगा कि एक तो थोड़ा बताइए ये औषधीय पौधे क्या हैं और खेती में कैसे, जैसे अन्न के साथ भी क्या इनकी खेती की जा सकती है? देखिए, पहले तो जानना चाहिए किसानों को कि पारंपरिक खेती के साथ साथ वह औषधि खेती की तरफ भी अपना रुझान करें, क्योंकि पारंपरिक खेती लोग करते चले आ रहे हैं, लेकिन उससे जो पैसा है वो उनको वैसा नहीं मिलता जैसी वो इच्छा रखते हैं। लेकिन औषधि पौधों को जो अगर ये औषधियों की तरफ उनका रुझान बढ़ेगा तो उनसे उनकी आमदनी भी बढ़ेगी, और दूसरा जो है वो खेती में जो है एक नयापन जो है वो अपना बना पाएंगे। आयुर्वेद के अंदर में औषधि पौधों की बहुत सारे जो है विवरण दिए गए हैं, लेकिन चलन में ना होने के कारण में किसान भाई जो है जानते नहीं हैं। जी, तो किसान भाइयों, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई औषधीय पौधे जो हैं बड़े काम की चीज़ है। एक तो भाई दवा तो मिलती है, और बहुत बड़ी बात उसमें यह है कि खेत में जो विविधीकरण की बात हो रही है वो भी हो जाता है, और इसका फ़ायदा जो है मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो है वो भी बढ़ती है। इन सब पे चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपसे अब मैं यही जानना चाहूँगा कि ये बात हो गई कि भाई औषधीय पौधे लगाने चाहिए, लेकिन कौन कौन से औषधीय पौधे हैं जो लगाने से किसान भाइयों को फ़ायदा हो? किसान भाइयों के लिए औषधि पौधे लगाने को अगर मैं देखूं तो इनको मैं 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो वो पौधे जो हमारे खेत है उनकी बाड़ों की तरफ लगाए जा सकते हैं, बाड़ों के साथ साथ जो उनके साथ में लताएं हैं वो लगाई जा सकती हैं। तीसरा जो है जो सीधे सीधे मिट्टी के अंदर में जाके जिनका जो है उपजाऊ किया जा सकता है। तो पहले किसानों के लिए मैं बात कहता हूँ कि जो उनकी फेंसिंग है, जो बाड़ के अंदर में जिनसे उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, मवेशी जो है उनकी जो है खेती है वो चढ़ जाते हैं, तो उनसे बचाव रखने के लिए जो है वो ऐसे पौधों का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिनको कि जो है हमारे मवेशी जो है खाते नहीं हैं। इनमें कई सारे पौधे हैं जो छोटे भी हैं, बड़े ट्री रूप में भी हैं, उनको हम लगाकर जो है वो बचाव कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम अरंडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जट्रोपा जो है, रतन जोत जो है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, उपयोग भी बताते चलिए कि क्या उपयोग? हाँ, उपयोग में बताता चलता हूँ। जैसे कि अरंडी है, तो अरंडी जो है एक ऐसा पौधा है, न ज़्यादा बड़ा होता है न ज़्यादा छोटा होता है, 8 से 10 फीट तक का पौधा होता है। अरंडी के पौधे में जो है जो सबसे मुख्य चीज़ है वो जो है अरंडी के फल से निकला हुआ तेल। आज जो है जो अरंडी का जो तेल होता है वो जितने भी हमारे पेट रोग हैं, जितने भी जो हमारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के रोग हैं, उनमें उसका इस्तेमाल किया जाता है। एरंड जो है अपने आप में बहुत बड़ा वातशामक है। वो वातशामक होने के कारण में जो एरंड है उसका इस्तेमाल जो आर्थराइटिस के अंदर में, जोड़ों के रोगों के अंदर में, वात रोगों में बहुत जो है इस्तेमाल किया जाता है। जो मुख्य तौर पर एरंड है उसका एरंड मूल, जो मूल जो है, जो उसकी जड़ है, वो इस काम में जो स्थापित की जाती है। इसके अलावा जो है जट्रोपा, जैसे मैंने बताया, रतन जोत बोलते हैं, तो रतन जोत जो है हमारे केमिकल इंडस्ट्री के अंदर में इसका इस्तेमाल बहुत किया जाता है। इससे एक तरह का पदार्थ जो है वो सेपोनिन जो है, एक तरह का पदार्थ जो है वो निकलता है, जिससे कि जो है इसके कलर के अंदर में इससे जो है कपड़ों या क्लॉथ के जो है कलर किया जा सकता है इसका। तो ये भी जो है केमिकल इंडस्ट्री में जो है बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा भी जट्रोपा से जो है बायोडीज़ल, उसके जो फल हैं उससे जो एक तेल निकलता है जो बायोडीज़ल की तरह काम किया जा सकता है, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा भी कई पौधे हैं, जैसे कि हमारे जो चलन में जैसे जो है आंवला है। आंवला का पेड़ जो है ज़्यादा बड़ा नहीं होता, 15 से 16 फीट 20 फीट तक का होता है। अगर हम फेंसिंग में सारी जगह आंवला लगा दें तो हमें 1 वर्ष के बाद में जो है अच्छा आंवला मिल सकता है। जबकि आज मार्केट जो है च्यवनप्राश का जो मार्केट है वो बहुत बड़ा मार्केट है। तो किसान भाई जो हैं वो आंवले से जो है के उत्पादन करके जो है वो च्यवनप्राश के बनाने वाली जो फैक्ट्रियां हैं उनको सप्लाई कर सकते हैं। इसका बहुत बड़ा मार्केट है हमारे देश। तो डॉक्टर साहब, विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत है और खांसी जुकाम में लोग उसका उपयोग करते हैं। यहाँ किसान भाइयों एक बात आप ज़रूर समझ लें कि डॉक्टर साहब जितनी भी चीज़ें बता रहे हैं उनका बाज़ार ज़रूर देख लें।
बहुत से किसान भाई जो हैं चीज़ें पैदा तो कर लेते हैं पर बाज़ार ना होने की वजह से फंस जाते हैं। ऐसा हम सफ़ेद मूसली के मामले में देख चुके हैं। ऐसे ही जट्रोफा जो है बहुत सी जगह उसका अब इतने ज़्यादा की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि बायोडीज़ल में उसका उपयोग हो ना हो वो सब एक अभी नीतियों के स्तर पे उसमें चीज़ें हैं जो चल रही हैं। तो डॉक्टर साहब, एक तो जैसे आपने आंवला बताया जो बहुत ही थोड़ा सा आपसे कहना चाहूँगा कि कभी कभी क्या होता है, किसान भाइयों को जो है सही जानकारी नहीं होती। होता है कि उसके बायर्स होते हैं, उसके खरीदार तो होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि अपने मार्केट में किस जगह जाके सेल करें। इस कारण से भी जो है बीच के बिचौलिए होते हैं जो किसी चीज़ों की जो है डिवैल्यूएशन करके जो है उसके दाम गिरा देते हैं, और इस कारण से उसकी सही जानकारी, जैसे मेंथा के साथ में हुआ। मेंथा जो है मार्केट में जो है बिचौलियों के कारण जो है उसके प्राइस बहुत गिर गए, लेकिन वो जो है जब अपने प्राइस चरम सीमा पे तो बहुत अच्छे प्राइस देकर गया। तो ये इन चीज़ों का थोड़ा सा वो जो है किसान भाई जो जानकारी रखे, जागरूक रखें। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बिल्कुल जागरूक रहिए। और जो आप देखते हैं कृषि खबरें जब आती हैं तो नीचे टिकर चलता रहता है, जो उसमें मंडी भाव आते रहते हैं, उन्हें बहुत ध्यान से देखिए। तो डॉक्टर साहब, और भी ऐसी बहुत सी औषधियाँ हैं जो हमारे किसान भाई लगा सकते हैं। आंवला आपने बड़ा अच्छा बताया, उसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी औषधियाँ जिनका आपको लगता है बहुत अच्छा बाजार है और किसानों को किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी उन्हें बेचने? आंवला के अलावा जो है मैं ज़्यादा जोर दूंगा आपको गुग्गुल पे। गुग्गुल जो है वो एक ऐसा जो है पेड़ है जो एक बार लगा देने से 8-10 साल बाद जो है गुग्गुल देता है, लेकिन अगले 100 वर्षों तक जो है वो गुग्गुल देता है। तो किसान भाई अगर जो है अपने सारे खेत की बाड़ में जो है गुग्गुल लगा लें तो 100 वर्षों तक जो है उनको कम से कम जो है वो गुग्गुल मिलेगा। एक गुग्गुल का पेड़ जो है अपने एक वर्ष में 500 से 700 किलो गुग्गुल दे देता है। बाज़ार भाव के अगर हिसाब से हम देखें तो गुग्गुल 200 से 300 रुपये थोक मार्केट में जो है वो बिकता है। तो अगर इस हिसाब से लगाइए कि किसी ने 100 पेड़ लगा दिए गुग्गुल, तो उसको जो है 100 वर्षों तक जो है ये उसकी डिपॉजिट हो गया। गुग्गुल को एक बार लगा दिया और एक बार पेड़ बड़ा हो गया, इसके बाद में कुछ भी नहीं करना है। देखिए गुग्गुल जो है सभी लोग आयुर्वेद में जानते हैं कि कहीं पे भी जो है अगर वात का रोग हुआ, कहीं पे भी जो है बॉडी में कहीं एक हुआ, पेन हुआ, दर्द हुआ, कहीं आर्थराइटिस हुआ, सियाटिका हुआ, कहीं पे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, संधिवात हुआ, तो गुग्गुल एक जो है प्रथम औषधि है, दर्द निवारक जो है। आयुर्वेद में अगर कोई दर्द निवारक औषधि है तो वो गुग्गुल है। आज के समय में अगर हम बात करें तो भारत के बारे में कहा जाता है कि ये डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, यानी दुनिया के सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज भारत में हैं। तो क्या कुछ ऐसी भी औषधि है जो किसान भाई लगा सकें और डायबिटीज़ से लड़ने में मदद करें, उनको बाजार भी बहुत बढ़िया बना बनाया मिल जाएगा? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी पड़ेगी। अमूमन कुछ औषधि जैसे गुड़मार है, गुड़मार बहुत कॉमन औषधि है, बहुत जो है प्रचलन में है, लोग इसका जो है सेवन भी करते हैं, इसको लगाते भी हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा जो है किसान भाइयों से बोलूँगा कि जो प्रचलित औषधियाँ हैं वो तो आप देखें, लेकिन जो अप्रचलित औषधियाँ हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं है और उनका जो है बाज़ार भाव और जिनकी की गुणवत्ता जो है उस रोग के लिए बहुत उपयोगी है, उसका जो है इस्तेमाल ज़रूर करें। जैसे मैं डायबिटीज़ के लिए बोलूँगा मामजेवा। मामजेवा जो एक ऐसी औषधि है जिसके बारे में शायद लोगों को कम जानकारी है, इसको नाही भी बोलते हैं। मामजेवा जो है वो अत्यधिक तिक्त, बहुत कटु होती है, और वो जो है डायबिटीज़ के लिए जो है एक महाऔषधि है। और हमारे जो है जितने किसान भाई हैं वो इसके बारे में जानते नहीं हैं। बाज़ार भाव इसका 1500 से लेकर 3000 तक का है। तो किसान भाई अगर इसकी तरफ जो है रुझान करें। लता कस्तूरी है, इसका भी बहुत जो है उपयोग किया जाता है डायबिटीज़ के अंदर में। और भी बहुत सारी जैसे छोटी छोटी औषधियाँ, सदाबहार के पत्ते हैं, सदाबहार जो है उसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। विजय सार है, सप्तरंगी है, कई सारी औषधियाँ हैं। लेकिन इसमें से जो है क्षेत्र के हिसाब से और जलवायु के हिसाब से जो है किसान भाई जो है अपनी जो औषधि प्लांट को जो है वो सिलेक्ट करें। जी डॉक्टर साहब, ये बात आपने बहुत अच्छी कही और किसान भाइयों आप भी इसको समझिए। डॉक्टर साहब ने जो कहा कि अपनी जलवायु के हिसाब से, देखिए होता क्या है कि एक पौधा आपको पता लग गया बहुत अच्छी इसकी मांग है, औषधीय पौधा है, अपने यहाँ लगा लो, पता लगा वो आपकी जलवायु में पैदा तो हो जाता है पर उसमें हो सकता है वो औषधीय गुण ना हो। ऐसा कई पौधों में होता है जो एक जलवायु में तो औषधि के तौर पे काम करते हैं, एक जलवायु में सिर्फ पौधे होते हैं। तो इसका ध्यान रखिए, इनके बारे में जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। एक सीमैप करके संस्थान है लखनऊ में, वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई कि भाई ये जो पौधे जैसे डायबिटीज़ का आपने बहुत अच्छा बताया। अब एक लिवर जो है उसके बारे में भी बहुत सी उसकी बीमारी, यकृत रोग जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है। कई तरीके से लोग कोशिश भी कर रहे हैं पर लिवर को बचाने में इतने कामयाब नहीं है। तो थोड़ा बताइए लिवर के लिए ऐसे कौन कौन सी औषधीय पौधे हैं जो किसान भाई अपने खेतों पर लगा सकते हैं? किसान भाइयों को सबसे पहले एक बात अवश्य जान लेना चाहिए कि दुनिया में कहीं पे भी जो लीवर की डिजीज़ है, लीवर की जो प्रॉब्लम है, यकृत की प्रॉब्लम है, उसके लिए अभी तक कोई औषधि बनी नहीं है। उसमें सिर्फ
औषधीय गुणों से युक्त जो हमारी जो है नेचर ने जो है जो हमको दिया है, उसी से जो है वो रोग का निवारण किया जा सकता है। तो किसान भाइयों को ज़रूर जानना चाहिए कि आयुर्वेद में कौन कौन सी ऐसी औषधियाँ हैं जिनसे कि लीवर का जो है रोग जो है वो ठीक किया जा सकता है। आजकल जैसे जो है हेपेटाइटिस जो है BCE जो है इनका बड़ा प्रचलन हो गया है और ये हो जाते हैं तो लीवर जो है ख़राब कर देते हैं, जिसकी कि अभी तक भी एलोपैथी में भी चिकित्सा जो है कहीं ढूंढने में नहीं मिलती है। आयुर्वेद में कई सारी औषधियाँ हैं, जैसे भृंगराज है, सरपुंखा है, भूई अमलकी है, ये 3-4 चीज़ें, कुटकी, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे कि लीवर का जो है रोगों में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। मैं बताना चाहूँगा कि सरपुंखा एक ऐसी औषधि है जो अभी के समय में वर्षा काल के अंदर में बहुत तेज़ी से जो है वो बढ़ती है। किसान भाई जो हैं खाली उसके बीज जो हैं वो जलवायु में जो है खेत अपने डाल दें, खेत पे डाल दें, और अगर एक पानी उस पर गिर जाएगा तो वो 15 से 30 दिनों के अंदर में बढ़ जाती है और वह इतनी तेज़ी से बढ़ती है कि उसमें किसी भी तरह की कोई पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये जो सरपुंखा है ये लीवर के लिए महाऔषधि है। कोई भी सिरप, कोई भी वटी, कोई भी रस औषधि जो लीवर के लिए बनती है उसमें सरपुंखा का इस्तेमाल अवश्य किया जाता है। सरपुंखा जो है 70% कंटेन जो है नाइट्रोजन कंपाउंड्स के सबसे ज़्यादा है, ये हमको जानना चाहिए। कोई किसान भाई अगर जो है अपनी जलवायु में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाना चाहता है तो एक बार सरपुंखा लगाकर वह इसके अंदर मिट्टी की रुपाई दोबारा कर दे, प्लाइंग कर दे, तो उससे जो है खेती की जो मिट्टी है उसकी उर्वरकता जो है 10 गुना जो है वो बढ़ जाती है। ऐसे ही जो है भृंगराज के साथ भी है। भृंगराज भी एक जो है छोटा सा श्रुप होता है जो पानी में सबसे ज़्यादा होता है, वर्षा काल के अंदर में सबसे ज़्यादा होता है। जहाँ उसको पानी मिलता है वहाँ वो बड़ी तेज़ी से जो है वो बढ़ता है। तो भृंगराज भी जो है वह लीवर के रोगों के लिए जो है रामबाण औषधि है। आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल जो है बड़ी प्रचुरता से होता है। भुआमलकी भी जो है एक श्रुप है, उसका भी इस्तेमाल होता है। कुटकी को जो है किसान भाइयों को ज़रूर जानना चाहिए। कुटकी आज के समय में सबसे ज़्यादा जो है मांग करने वाली कोई अगर औषधि बनी है तो वो कुटकी बन गई है। इंटरनेशनल मार्केट में भी कुटकी की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अभी हाल फिलहाल में ही देखा गया कि इसकी बाज़ार की जो भाव थे वह अचानक जो है 4 गुना बढ़ गए, क्योंकि कुटकी में कुछ ऐसे पदार्थ पाए गए जो सीधे जो है हेपेटाइटिस B और C को जो है वह ख़त्म करने में कामयाब हैं। इस कारण से कुटकी का महत्व जो है वो काफ़ी बड़ा है और इसका प्रचलन भी काफ़ी बड़ा है। भुआमलकी जैसे जो है कहा जाता है फालेंथिस न्यूरी, जो एक अकेली दवा, एक ऐसी औषधि है जो हेपेटाइटिस को जो है रोक सकती है। तो कुछ ये 4-5 जो है औषधियाँ जो है लीवर के लिए जो महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात है कि ये छोटे श्रुप हैं, इनको आप आसानी से लगा सकते हैं, बीज डालकर आप लगा सकते हैं। इनमें ज़्यादा आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 2 महीने 3 महीने के अंदर में ये जो है ज़्यादा मात्रा में हो जाती है और इसका बाज़ार भाव भी जो और इसकी डिमांड भी जो है बाज़ार में काफ़ी है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ और सच कहें तो बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से अपने किसान भाइयों को बताई हैं। उम्मीद करते हैं कि वो औषधीय पौधे लगाएंगे और जो लाभ आपने बताए हैं वो देश को भी होगा, उन्हें भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, ये औषधीय पौधों के बारे में एक छोटी सी जानकारी थी। इसमें बहुत कुछ है जिसको आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। औषधीय पौधों से जुड़िए और वाकई में देश को भी फ़ायदा दीजिए और खुद भी उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-DD@gmail.com पर। और अब इसी के साथ ही, क्योंकि हमारे आज के कृषि दर्शन का समय यहीं पर समाप्त हुआ जाता है, हम अपने दर्शकों से आज्ञा चाहेंगे। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।